हेलो। देखिए, जितने लोग भी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहें, अपनी तैयारी को ढीला ना करें या कमज़ोर ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आने के बाद तैयारी आपकी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और हमारी भी क्लास कोशिश करेंगे कि चलती रहे, आप लोग देखें या ना देखें। कई लोग हैं जिनको हमारी क्लासेस से फ़ायदा हो रहा है, तो उन लोगों को फ़ायदा होगा। तो चलिए आज हम लोग पजल सॉल्व करते हैं, और पजल सॉल्व कैसे करना है ये सब आप जानते हैं कि एक कंडीशन में हम पजल सॉल्व करते हैं, और ऐसे ही पजल को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जुड़ जाइएगा। देखिए, 8 व्यक्ति हैं, ABCDEFGH विभिन्न अवसरों पर कुछ सामान खरीदते हैं। अब देखिए, 8 लोग हैं, विभिन्न अवसरों पर कुछ सामान खरीदते हैं। ई और एफ के बीच 4 व्यक्ति खरीदते हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ई और एफ के बीच 4 व्यक्ति खरीदते हैं। ए 5वें स्थान पर खरीदता है। अब देखिए, ये 5वें स्थान जब फिक्स कर दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ नंबरिंग हम कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लोग हैं, 8 लोगों की नंबरिंग हो गई, और नंबरिंग होने के बाद हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ इसको हम लोग बना देते हैं। अब देखिए, हम लोग सॉल्व करेंगे। ए 5वें स्थान पर खरीदता है, तो ए 5वें स्थान पर खरीदता है, तो ए कहाँ होगा, ये यहाँ हो जाएगा। बी डी के तत्काल बाद खरीदता है, तो डी के तत्काल बाद कौन खरीदता है, तो बी खरीदता है। तो यहाँ साइड में हम लोग एरो लगा देंगे कि मतलब ए डी के बाद ही तुरंत कौन है, बी है। न तो ई और न ही एफ पहले और आखिरी पे खरीदता है, मतलब यहाँ पे ई भी नहीं है और एफ भी नहीं है, यहाँ भी ई नहीं है और एफ नहीं है। और इन दोनों को हम लोग जोड़ा जाए, ई और एफ के बीच में 4 लोग हैं, और ये खुद कितने हैं, ये खुद हैं 2 लोग। तो इन लोगों की 6 लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट होगी, और 6 लोगों में केवल यही पॉसिबल है कि 2 नंबर पे या तो ई एफ आएंगे या 7 नंबर पे ई एफ आएंगे। तो अभी हम लोग इसको पॉसिबिलिटी नहीं क्रिएट करेंगे, हम लोग आगे क्वेश्चन को नोट करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या बोला गया है, ए और डी के बीच खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या ए और एफ के बीच खरीदने वाले संख्या की बराबर है। अब देखिए, ए और डी के बीच जितने लोग खरीद रहे हैं, ए और एफ के बीच उतने ही लोग खरीद रहे हैं, ए और एफ के बीच उतने ही लोग खरीद रहे हैं। तो ये क्या है, ए सेंटर में है, एफ और डी के बीच में। जी एच के बाद खरीदता है, जी जो है एच के बाद खरीदता है, लेकिन छठे स्थान पर नहीं, सी पहले स्थान पर नहीं खरीदता है, सी आपका यहाँ नहीं है। तो हम लोग एक ही पॉसिबिलिटी में देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें पता हो गया क्या कि ई और एफ यहाँ या ई एफ यहाँ, इन दोनों में से कोई भी एक आएगा। और यहाँ हम लोगों को पता है कि एफ और डी के बीच में कौन रह रहा है, ए रह रहा है। यदि हम एफ को यहाँ लेते हैं, एक तरह से सोचना है हमें कौन कहाँ होगा, इसलिए हम पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं क्रिएट करते हैं, और हमारा पजल क्या होता है, सॉल्व हो जाता है आसानी से। तो यदि हम एफ को यहाँ रखते हैं, तो एफ और ए के बीच में कितने लोग हो गए, 2 लोग। तो फिर ए और डी के बीच में भी 2 लोग होने चाहिए, तो डी को हमें यहाँ रखना पड़ेगा। और डी के बाद कौन है, बी है, तो बी के लिए स्थान ही नहीं बचेगा। तो हम लोग को क्लू मिल गया। तो क्लू मिल गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एफ को वहाँ नहीं, यहाँ ई को हम लोग सेट करेंगे, और यहाँ एफ को सेट करेंगे। क्योंकि ई यहाँ पे सेट होगा तो डी यहाँ पे आना पड़ेगा, और डी यहाँ आ जाएगा तो बी के लिए प्लेस ही नहीं बचेगा। तो हम लोग का ई और एफ सेट हो गया। ई और एफ सेट होने के बाद अब देखिए, ई और एफ और ए के बीच में कितने लोग हैं, 1 पर्सन। तो ए और डी के बीच में 1 पर्सन है, तो ए और डी, तो डी आपका यहाँ हो गया, और डी के बाद कौन है, बी, बी यहाँ हो गया। अब आप देखिए, अब बोला है कि जी एच के बाद सामान खरीदता है, तो जी एच के बाद सामान खरीदता है, लेकिन छठे स्थान पर नहीं। जो एच है, जी है, जी आपका यहाँ नहीं खरीदेगा, और जी एच के बाद खरीदता है। तो जी को यदि हम यहाँ रखते हैं, तो एच को यहाँ रख सकते हैं,
लेकिन एच को यहाँ रख देंगे तो सी को यहाँ रखना पड़ेगा, जबकि बोला गया है कि सी पहले स्थान पर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को एच यहाँ रखना पड़ेगा। और एच के बाद अब देखिए जी को तो हम यहाँ रख नहीं सकते हैं, तो जी को यहाँ रखना पड़ेगा और सी को यहाँ रखना पड़ेगा, और हमारा पजल क्या हो गया, सेट हो गया। और इस पे जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएं आप आराम से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पजल देखते हैं। नेक्स्ट पजल एज बेस पे पजल है और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये भी काफ़ी आसान पजल है। देखिए इसका टेलीग्राम में हम पीडीएफ दे देंगे और पीडीएफ को आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। और यही मकसद है कि वीडियो का एग्ज़ाम जब तक होगा तब तक आप लोगों का 100 से भी ज़्यादा पजल हम लोग करा देंगे। और वीडियो ही नहीं, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, या रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है सीबीटी 2, तो सीबीटी 2 में भी आपका रीजनिंग आएगा और रीजनिंग में पजल आपका आना तय है। तो उसके लिए भी आप लोग क्लासेस अटेंड कीजिए यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं या किसी अन्य की तैयारी करते हैं। इवन आप आरआरबी की भी तैयारी करते हैं, बैंकिंग में हैं, बैंकिंग फील्ड का, तो आरआरबी की भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा ये आपका सीरीज रहेगा। आरआरबी में देखिए आप लोगों की इंग्लिश उतनी सही नहीं है, तब भी आप परीक्षा दे सकते हैं, क्योंकि आरआरबी का जो मेंस होता है उसमें इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल होता है, तो आप हिंदी को चूज़ कर सकते हैं। और इसका रिक्रूटमेंट बहुत फास्ट होता है। अगस्त में इसका एग्ज़ाम होने वाला है और सितंबर में मेंस हो जाएगा, और उसके बाद नवंबर तक इंटरव्यू, और जनवरी 1 तारीख को ये अपना फाइनल रिजल्ट हर साल दे देते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए दिया है 1961, 1968, 1972, 1988, 1953, 1999 और 2013। सभी आयु गणना 2020 के आधार पर की जाएगी। अब यहाँ पे दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनकी नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं। नंबरिंग मतलब एज वाइज हम इनको क्रम में बैठा लेते हैं। तो एज वाइज क्रम में बैठाएंगे तो ये 61 हो जाएगा, 61 हो गया, फिर 68, फिर 72, फिर 88, 88 के बाद 93, 93 के बाद 99, 99 के बाद 2013। तो ये हम लोग का सीटिंग हो गया इन लोगों का। और इन लोगों की सीटिंग में अब हम लोग ऐसे जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए इनका एज भी काउंट करना है, तो एज दिया है 2020 पे, तो 2020 पे आप लोग काउंट कर सकते हैं। 2020 पे काउंट करेंगे तो कैसे काउंट करेंगे, इसको देखिए, ये 13 में पैदा हुआ है 2013 में, और 20 से हमें काउंट करना है, तो 20 से काउंट करना है तो ये कितने साल का होगा, 7 साल का होगा। और 1999 है तो ये 21 साल का होगा। और ये 20 और 7 27 साल का ये हो जाएगा आपका, 27 साल का ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 32 साल का और ये आपका हो जाएगा 48 साल का, 48 साल का, और ये हो जाएगा 52 साल का। उसके बाद ये हो जाएगा 59। तो इस तरह हमने सबका एज भी निकाल लिया कि कौन कितने साल में पैदा हुआ है, कितने सन में, और उसकी 2020 के अकॉर्डिंग कितने साल उम्र हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन को नोट करते हैं और बाकी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एज प्रॉब्लम में जितने भी क्वेश्चन, एक देखिए मैथमेटिकल एज प्रॉब्लम होता है और एज बेस पजल भी आते हैं। तो एज बेस पजल ऐसे ही आते हैं जिसका हम लोग क्या करते हैं, सन दिया रहता है और उसमें एक बेस ईयर दिया रहता है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, उसका एज कैलकुलेट करके क्वेश्चन को करना होता है। डी का जन्म एक आधी वर्ष में हुआ था। आधी वर्ष का मतलब क्या होता है, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष कौन कौन है, 68, 72 और 88। 3 वर्ष हैं जो लीप ईयर हैं, बाकी सब क्या हैं, लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डी का लीप वर्ष में हुआ है और 88 में नहीं है। तो डी आपका यहाँ तो होगा नहीं, डी आपका यहाँ हो सकता है या डी यहाँ हो सकता है। अब देखिए इतने में ही कई लोग पॉसिबिलिटी को क्रिएट करेंगे, लेकिन हमें पॉसिबिलिटी नहीं क्रिएट करना है। और फिर दिया है डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्तियों ने जन्म लिया। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं डी और एफ के बीच 3 व्यक्तियों ने जन्म लिया।
सी इन सब में सबसे बड़ा व्यक्ति है। मतलब सी कहाँ है, सी सबसे बड़ा है तो सी सबसे ऊपर रहेगा। उसके बाद ए और एफ की आयु का जो योग है वो 13 का गुणन है। मतलब ए प्लस एफ इज इक्वल टू ये 13 का गुणज है। मतलब इन लोगों का जो भी एज होगा वो 13 के गुणज में, मतलब 13 के टेबल में इनका एज सम होगा। बी का जन्म विषम संख्या वाले वर्ष में हुआ है लेकिन 93 में नहीं। अब देखिए बी का जन्म सी में तो होगा नहीं। अब देखिए 61 है विषम संख्या, 93 है, 99 है और 13 है। तो हम लोग कहाँ रखेंगे? 61 में तो ऑलरेडी सी आ गया है और 93 में यहाँ मना किया जा रहा है कि 93 में बी होगा नहीं। तो एक जगह 99 बचा और एक जगह 2013 बचा। तो देखिए यहाँ भी आपका दो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ डी के लिए भी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रहा था, यहाँ बी के लिए भी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गया। तो आप लोग पॉसिबिलिटी क्रिएट करेंगे तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि आपका डी 93 वाले वर्ष में नहीं है और न ही वह जन्म लेने वाला अंतिम व्यक्ति। यहाँ खुद ही क्लियर कर दिया। यहाँ देखिए बी का जन्म विषम संख्या वाले वर्ष में हुआ था लेकिन 93 में नहीं, और न ही वह जन्म लेने वाले अंतिम व्यक्ति थे। न ही वह जन्म लेने वाला अंतिम व्यक्ति था। तो अंतिम व्यक्ति का मतलब क्या? 2013 में नहीं था। तो 2013 में नहीं था तो एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि 99 में होगा। तो बी का जन्म आपका यहाँ हो गया। तो ये हम लोग का हो गया। अब उसके बाद देखिए डी और एफ में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं और डी को हम 2 ही जगह रख सकते हैं, 68 में और 72 में। तो यदि हम डी को यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे 3 लोग, 1 2 3, तो यहाँ पे एफ आना चाहिए जबकि पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? डी का प्लेस हम लोग क्या कर देंगे? डी का प्लेस यहाँ रख देंगे और 1 2 3 तो एफ यहाँ आ जाएगा। तो एफ को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी ख़त्म हो गई। अब उसके बाद देखिए ए और एफ का जो सम है वो कितना है? 13 का गुणज है। तो हम लोग एफ का तो एज मिल गया कि ये 7 साल का है। अब 7 में देखिए एक है 52, यदि 52 पे ए को रखेंगे तो 7 जोड़ेंगे तो 59 हो गया। 59 13 के टेबल में नहीं आता है। अब यहाँ रखेंगे 32 ए, तो 32 और 7 कितना होता है? 39। 39 कितना होता है? 13 का गुणज होता है। तो यहाँ पे पॉसिबल है। और यहाँ पे ए को रखेंगे तो 27 और 7 34, तो 13 का गुणज नहीं है। तो एक ही जगह पॉसिबल होता है। तो ए आपका यहाँ हो जाएगा। तो ऐसे हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट में बोला है कि जी, यहाँ पे लास्ट में क्या बोला है कि जी और डी की आयु का अंतर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो जी आपका यही होगा क्योंकि 52 और 48 का अंतर कितना हो जाएगा? आपका 4 वर्ष का। तो बच गया एक कौन है? ए बी सी डी ई। तो ई आपका यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ये भी पजल सॉल्व हो गया। तो आप लोग ऐसे पजल को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें पॉसिबिलिटी हम लोगों को नहीं बनानी पड़ी और ऐसे हम लोग पॉसिबिलिटी कई सारा क्रिएट करेंगे और फिर भी हमारा क्या होगा? पजल काफ़ी कठिन होता जाएगा। तो हम लोगों को करना क्या होता है कि पजल को सबसे पहले आप नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद ही आप पजल को सॉल्व कीजिए। और पजल इतना हम करा देंगे कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे पजल को आप लोग 1 बाय 1 करके देखिए, आप लोगों को पजल सॉल्व करना काफ़ी आसान लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय। और जिनको भी पीडीएफ से जुड़ना है, वीडियो का जो पीडीएफ आप लोगों को मिल रहा है, अभी आज कई दिन से उन लोगों को पीडीएफ नहीं मिल रहा था। तो इधर कोचिंग भी चल रही थी तो इस वजह से नहीं दे रहे थे हम पीडीएफ, काफ़ी व्यस्तता चल रही थी। तो आज से क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है और पीडीएफ का भी कंटिन्यू मिल जाएगा। तो वो लोग भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिया है और उसकी फ़ीस 500 है। आपको हर संडे एक पीडीएफ मिलेगा, संडे या मंडे को, और उसको सॉल्व करना है और 2 दिन के बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन देंगे। तो इसमें क्या होगा, आपको मैथ के साथ रीजनिंग भी हम प्रोवाइड करने लगे हैं।
तो मैथ भी आपका तैयार होगा, रीजनिंग भी तैयार होगा, और हिंदी और जीके जीएस। तो ये काफ़ी अच्छा पीडीएफ आपका रहेगा। और इसमें हम पहले 10 पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करते थे, लेकिन 10 ही नहीं रहेगा। आप लोगों को जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों को हर वीक एक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और फिर रीजनिंग के टॉपिक वाइज जो पीडीएफ बनते हैं, देखिए टॉपिक वाइज वीडियो तो यूट्यूब पे डलेगा, लेकिन उससे रिलेटेड जो पीडीएफ होते हैं टॉपिक वाइज 40-50 क्वेश्चन के, वो पीडीएफ भी आप लोगों को दिया जाएगा। तो आप चाहें तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। ये इसमें तैयारी आप लोगों की हर वीक जो डिस्टर्ब रहा जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, तो इस बैच से जुड़ के आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू वे में जारी रख सकते हैं। और ये बैच आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा आप लोग चाहें तो, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन का लेवल रखा जाता है काफ़ी स्टैंडर्ड रखा जाता है। आप लोग फाइट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।